हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखो, इस सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं। हम क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में जो आपके जो पेपर आया था स्टैंडर्ड लेवल का, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने देखो, इसमें क्या है, 38 क्वेश्चंस हैं। इस पेपर की आपको जो PDF है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में आपसे डाउनलोड कर लेना। ये मैं आपको बार बार बोलता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, देखो आपके पास जब भी मैं आप ये वीडियो देखोगे ना, तो आपको क्या करना है, इसको साथ में रखना है। क्वेश्चन आप इसमें से देख लीजिए और मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन यहाँ पे सोल्व करवा के जा रहा हूँ। तो देखो, क्वेश्चन नंबर जो 1 से लेके 20 तक तो अपन ने इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको बता दिया है, मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, वो आपने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 से अपन पूरे 38 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक तो मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर दिया, वो आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसको रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 21 को। इन द गिवन फिगर AB and CD आर टेंजेंट टू ए सर्कल सेंटर्ड एट O इज एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA। जस्टिफाई योर आंसर। ये अब देखो, इसमें क्या है, डायग्राम दिया हुआ है। तो देखो, इसको डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम बना लिया अपन। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर देखो, ये गिवन है कि AB और CD दो टेंजेंट्स हैं और सर्कल का जो सेंटर है वो है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A और C। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो आप जानते हो ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, सर्कल और टेंजेंट का कॉमन जो पॉइंट होता है। इस तरह से AB और CD टेंजेंट्स है। तो आपको ये बताना है कि इसमें जो होगा वो एंगल BAC इक्वल टू क्या, एंगल DCA है। बोर्ड में से क्वेश्चन पूछ रहा है वो एग्जाम में कि क्या ये, तो जस्टिफाई योर आंसर। आपको एक्सप्लेन करना है, प्रूव करके बताना है आपको कि यहाँ पे एंगल जो BAC है, कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल जो एंगल BAC है वो एंगल DCA के इक्वल होगा। एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये ज्योमेट्रिकल वाला पार्ट है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो दिमाग में आना चाहिए आपके कि किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, जनरली कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इस सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर लेंगे और O को C से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये क्या होगी, OA यहाँ पे रेडियस है और OC क्या है, यहाँ पे ये भी रेडियस है। अब देखो, ये रेडियस है तो आप इस ट्राइंगल OAC को बड़े ध्यान से देखो। ये क्या है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो क्या होगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये तो होती है कि इसमें दो साइड इक्वल होती है और उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। 7th 8th 9th 10th से आप पढ़ते आ रहे हो, तो यहाँ पे इसका यूज करना है। क्लास 10th ये तो होता है, क्लास 10 में क्या होता है, 8th 9th 10th के भी 7th 8th 9th के इनके कॉन्सेप्ट काम आते हैं, तो वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे आपके पास ये रेडियस है और इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो ये तो आपको पता लग गया कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे छुपा हुआ है, क्या, कि जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे, तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक कर जाना चाहिए कि यहाँ पे ये जो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। थ्योरम होती है, पहली थ्योरम है चैप्टर 10 के अंदर, चैप्टर 10 जो सर्कल वाला चैप्टर, उसके अंदर पहली थ्योरम है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या थी वो, देखो थ्योरम, कि जैसे ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाली जो रेडियस है और ये टेंजेंट, इनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये यूज में लेंगे यहाँ पे, ये तो आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आ गए, तो देखो किस तरीके से, देखो आपको देखो
एक्सप्लेन भी करना है, लिखने के मार्क्स होते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो किस तरीके से देखो यहाँ पे आपको सिंपली क्या लिखना है सॉल्यूशन में, डायग्राम किस तरीके से बनाना है। डायग्राम अपना कंप्लीट है। सिंस OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC है, OA इक्वल टू OC है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाले दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। OA इक्वल टू OC, तो OA के अपोजिट एंगल कौन सा होगा, OC है। OA के अपोजिट एंगल OC है और OC के अपोजिट एंगल कौन सा है, OAC, एंगल OAC। ठीक है, इसको ले लो आप रिलेशन नंबर 1। अगेन देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट बताया दिया 90 डिग्री वाला, ये वाला एंगल जो होगा BAO और DCO ये भी क्या होंगे, इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो एंगल DCO इक्वल टू किसके होगा, एंगल DCO 90 डिग्री है, तो वो इसके इक्वल होगा एंगल BAO के, एंगल BAO के। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एंगल BAO, इसको ले लो आप रिलेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे देखो OCA यानी ये इस वाला एंगल और ये वाला एंगल को ऐड कर देंगे अपन DCO को, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये को आपको ट्रिक लगानी, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन। ऐड करने पर क्या होता है, LHS वाला पार्ट LHS में ऐड हो जाता है और RHS वाला पार्ट RHS में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो एंगल OCA प्लस एंगल DCO इक्वल टू एंगल OAC प्लस एंगल BAO। देखिए अगेन OCA, एंगल OCA और प्लस एंगल DCO, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल DCA लिख सकता हूं ना। तो एंगल DCA, इसको कंबाइंड फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, एंगल DCA। और यहां पे देखिए एंगल OAC, एंगल OAC और BAO को क्या लिख सकता हूं, एंगल BAC। बस ये तो प्रूफ करना था आपको, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA। और 2 मार्क्स में आप इतना तो लिखोगे इसे, क्योंकि आपको फिर 3 घंटे में पेपर भी तो पूरा कंप्लीट करना है, ज्यादा से ज्यादा नहीं लिखना है आपको, क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाला, जो आपको कॉपी चेक करेगा, वो मेन चीज देखता है। ठीक है, समझ में आ गया। देखो क्या करना है आपको, मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको एक सर्कल दिया हुआ है AB और CD, 2 टेंजेंट्स है, आपको प्रूव करना था। ये तो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन किया है, यहाँ पे O को A से O को C से ज्वाइन किया है। आपको ये प्रूव करना था कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA ये होगा। तो सबसे पहले तो देखो मैंने क्या किया, O को A से ज्वाइन कर दिया, O को C से ज्वाइन कर दिया। सबसे पहले तो आपको लिखो ज्वाइन OA एंड OC, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया आपने, बस भी डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। तो रिलेशन में अभी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। OA इक्वल टू OC, अब OA इक्वल टू OC है तो देखो क्या होगा, OA इक्वल टू OC होगा तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास दोनों जो साइड जो इक्वल होती है, 2 साइड इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। अब 2 साइड इक्वल होती है तो उनके जो दोनों अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। अब इसके अलावा देखिए आप यहाँ पे ये दोनों एंगल जब आपके पास इक्वल होंगे और ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ये आपको मैंने प्रूफ करा दिया इस तरीके से प्रूफ कि जो आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो पास होने वाली जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट के बीच का एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। इसे भी बच्चों को पता रहता है। तो इस तरीके से आपने ये इनको भी ऐड कर दिया और ये आपका रिलेशन है, आपको ये प्रूफ करना था। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 रीड कीजिए। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -5 and -1, 6 डिवाइडेड बाय द लाइन y इक्वल टू x। तो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें चॉइस भी दी हुई है और जो चॉइस का जो क्वेश्चन है वो भी क्या है, वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट
यहाँ पे यूज में आएंगे। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला यूज में आएगा इसमें। सेक्शन फॉर्मूला आप जानते हो, अभी देखो एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट, इसमें चॉइस दी हुई है, या तो आप ए वाला पार्ट करो या बी वाला पार्ट करो। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। देखो क्या है, यहाँ पे देखिए पॉइंट्स, इसको मान लेता हूं मैं ए पॉइंट 3, -5, बी पॉइंट को ले लेते हैं -1, 6। अब कोई लाइन है यहां से, जैसे सपोज करो यहीं से पास हो रही है, ये लाइन यहां से पास हो रही है, लाइन की इक्वेशन दी हुई है y = x, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं y - x = 0। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो लाइन है, इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो अपन रेशियो मान लेते हैं कि यहाँ पे सपोज करो ये जो लाइन है, इस लाइन सेगमेंट को k:1 रेशियो में डिवाइड कर रही है। ठीक है, इस तरीके से बताया आपको। देखो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज में आएगा। अब अपने क्या करेंगे, सपोज करो इस लाइन पे यहाँ पे कोई पॉइंट P है ना, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। अब ये वाला जो पॉइंट है, देखो आपको जो सेक्शन फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है कि आपको ये वाला जो पॉइंट है, अगर इसको k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करता है, इस तरीके से। अब ये पॉइंट क्या है, इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे सेक्शन फॉर्मूला की मदद से। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे y और x को सेटिस्फाई, तो वहां से भी आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला आप जानते हो, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, y = m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। और इस पर बेस्ट पहले भी आ चुका है, सेक्शन ए में क्वेश्चन आ चुका है, तो वहाँ भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये आपको पता रहता है, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे पेपर डिस्कस करा रहा हूँ मैं। तो देखो अब यहाँ पे सिंपली देखो, मैं आपको एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ। एक्स की वैल्यू m1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, k, और m2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1। तो m1 x2 मल्टीप्लाई कर दो तो -k, को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -k, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, क्योंकि क्या है फॉर्मूला m1 x2 + m2 x1, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 अपॉन m1 + m2। y की वैल्यू m1 y2 यानी कि क्या होगा 6k प्लस m2 y1 यानी -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -5 अपॉन k + 1। ठीक है, x और y की वैल्यूज आ गई अपने पास। x और y क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, इस लाइन पर लाई कर रहा है y = x पर, तो इस पर पुट कर दो। ये किसको सेटिस्फाई करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। पॉइंट P x y लाइज ऑन लाइन y = x। इस लाइन पर पॉइंट P लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, 6k - 5 अपॉन k + 1 इक्वल टू x की वैल्यू पुट कर दो, -k + 3 अपॉन k + 1। तो k + 1 से तो k + 1 कैंसिल हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 6k - 5 इक्वल टू -k + 3। ठीक है, तो ये -k देखो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 7k, -5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 8/7। अब k को मैं क्या लिख सकता हूँ, k को क्या लिख सकता हूँ, k/1 भी तो लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे जो रेशियो होगा k:1 किसके बराबर होगा, 8:7।
तो आपके पास इसमें आंसर आ जाएगा 8:7। किस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स, इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर दिए। तो अपना मेन पर्पस तो k की वैल्यू तो निकालना था, तो k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई यहाँ पे 8/7। तो k को मैं क्या लिख सकता हूँ, k/1 भी तो लिख सकता हूँ ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, k/1 को k:1, 8/7 को क्या लिख सकता हूँ 8:7। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो एक सिंपल एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। बस यहाँ पे जो पॉइंट जो आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे उसको लाइन में क्या करना है, आपको सेटिस्फाई कराना है, और आपके आंसर आ गया 8:7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बी वाला, इसका बी पार्ट। चॉइस थी इसमें, या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना था या फिर बी वाला पार्ट करना था। दोनों ही सिंपल क्वेश्चन है। बी वाला पार्ट तो और सिंपल क्वेश्चन है, मैं तो कह सकता हूं कि बी वाला पार्ट और भी ज्यादा सिंपल था। बी वाला पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, रीड कीजिए। आपके पास PDF फाइल है, अगर ना हो तो आपको मैंने बोल रखा है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। देखिए बी वाला पार्ट देखिए, A, B and C are vertex of a triangle ABC. Find the length of its median BE. तो देखिए एक ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC 3,0, A के कोऑर्डिनेट है, B के कोऑर्डिनेट है 6,4, C के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन पेपर से, जब भी आप अपनी आंसर कॉपी में जब भी लिखो ना, तो कोऑर्डिनेट्स पे बड़े ध्यान से लिख लेना, चेक कर लेना चाहिए, वेरीफाई की वाकई में 3,0, 6,4, -1,3 तो है ना। वरना गलत लिख दोगे भी आंसर भी क्या होगा, जल्दीबाजी में वही गड़बड़ होगा। आपका ध्यान तो वहाँ रहेगा कि 3 घंटे पूरे होने वाले हैं, 3 घंटे वो दिमाग में चलता रहता है, तो वहाँ मेंटली प्रेशर ज़्यादा रहता है। यहाँ तो क्या होगा, अगर मेरे से गलती हो जाएगी तो मैं तो यहाँ चलो मैं वापस से क्या मिटा दिया और लिख दिया, पर आपके साथ गड़बड़ हो जाती है। बहुत ऐसी मिस्टेक्स होती रहती है। पर ये जब तो कहता हूँ कि ये जब आपको मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ कि बच्चों में देखो आता है, सब आता है। मार्क्स 2 बच्चे हैं, दोनों ने सेम पढ़ाई की है, एक का गलत हो जाता है, दूसरे का क्या होता है सही हो जाता है। वो ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा इसलिए होता है कि वो आप क्या है कि उसको सही तरीके से आप जल्दीबाजी में क्या है कुछ ना कुछ लिख जाते हो, जैसे 6,4 का आपने 6,7 लिख दिया। ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और ये कॉमन मिस्टेक्स है, सिली मिस्टेक जिसको आप बोलते हो। तो देखो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपके पास इसके वर्टेक्स है, ट्राइंगल ABC के ABC वर्टेक्स है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन BE। तो BE ये मीडियन होगी, जो B से B वर्टेक्स से जो पास होगी ये क्या होगी, BE मीडियन। यहाँ पे अब मीडियन तो आपको पता है, 7th 8th 9th से पढ़ते आ रहे हो आप। मीडियन क्या करती है, मीडियन क्या करेगी, इस AC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। यानी यहाँ पे AE की वैल्यू किसके बराबर होगी, EC के बराबर होगी। सिंपल सा। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पॉइंट T के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ठीक है, वही सेक्शन फॉर्मूला, वही मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होगा, x1 + x2 / 2। तो इसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा 3, और 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 2 / 2 हो गया आपके पास 1, और 0 + 3 तो 3/2 निकाल सकते हैं अपन इसे। ई के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। बी निकालना है तो अब क्या कर लगेगा, इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस √y1 - y2 का होल स्क्वायर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में गिने चुने क्या है, 2 ही तो फॉर्मूले हैं, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला और एक सेक्शन फॉर्मूला। 10th क्लास में कुछ ज़्यादा कुछ तो है ही नहीं। तो बी की वैल्यू निकाल लो आप। बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, √x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3/2 का होल स्क्वायर। 6 - 1 यानी कि 5 का होल स्क्वायर कितना होगा 25, प्लस 4 2 8, 8 - 3 कितना हो गया 5, 5/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 25 / 4, 25/4।
फिर उसको वापस से सोल्व करो तो कितना हो गया 25 4 जा 100 100 प्लस 25 कितना हो गया 125 डिवाइड बाई 4। ठीक है 125 को अपन क्या दे सकते हैं यहाँ पे देखो 25 इंटू 5 तो 25 बार आएगा तो कितना हो जाएगा 5 √5 और √4 की वैल्यू कितनी होती है 2 तो इतना यूनिट्स आंसर आ जाएगा इसका। यही आंसर और ये उसके कंपैरिजन में ये वाला इजी था। ठीक क्वेश्चन तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको मीडियन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मीडियन क्या करती है जो इसके अपोजिट जो साइड होती है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, यानी AE और EC यानी इसको 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगी। मीडियन आपको पता है। ठीक है समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 रीड कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन 23 वाला, क्योंकि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ही है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जैसे कैसे उठ के आ गया है, कोई इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप रीड कीजिए। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है देखो नंबर्स में लिख लेता हूं। आपको एक्सप्लेन करना है कि एक्सप्लेन वाई आर कंपोजिट नंबर्स। देखिए नंबर्स कौन कौन से गिवन है। क्वेश्चन नंबर 23 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और दूसरा नंबर दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। लग रहा है बड़ा सा नंबर है। ठीक है आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों है। ठीक है आप कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन तो जानते हो ना। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स तो होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो खुद 1 नंबर और एक 1 सबका फैक्टर होता है। ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनके 2 फैक्टर होते हैं और 1 जो होता है ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर होता है वो खुद। अब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या थी, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो आपको बस सिंपली ये एक्सप्लेन करना था, ये दोनों नंबर्स में से 2 से ज़्यादा फैक्टर प्रूव कर दो। तो देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू 13 और ये 13, तो यहाँ से आप इनमें क्या इस वाले नंबर को मैं क्या ले सकता हूँ, इस वाले नंबर को क्या ले सकता हूँ। देखो यहाँ से मैं 13 को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या मिलेगा 7 इंटू 11 13 बार आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा। लिख सकता हूँ मैं इसको 13 को मैं 13 इंटू 1 भी तो लिख सकता हूँ ना, 1 तो सबका फैक्टर होता है। ठीक है अब आगे देखिए 13 11 77 प्लस 1 कितना हो गया 78 इंटू 1 हो गया। इसके तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 से ज़्यादा इसको करना भी नहीं है। 78 के फैक्टर ज़्यादा करने की कोई जरूरत नहीं। अपन ने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। इस नंबर ये जो नंबर है ना इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 13 78 और 1 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। इसी तरीके से इसमें यहाँ पे क्या करो आप 5 को कॉमन ले लो। 5 को कॉमन लेते हैं कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस ये 5 को मैंने यहाँ पे एक बार कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये कितना मिला यहाँ पे 1। अब इसको देखो इसमें भी क्या है 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहा है। 7 6 42 4 3 12 12 2 हो गया आपका 24। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इसमें 108 प्लस 1 आ जाएगा 109।
तो इस ब्रैकेट की वैल्यू जो आ गई है 1009 और एक मल्टीप्लाई बाई 1, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर इसमें भी आ रहा है। तो सिंपल इसमें अब क्या है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बस आपको लिख देना सो these numbers have more than 2 factors, so hence लिख के बताना पड़ेगा आपको, hence these are composite numbers। लिखने के मार्क्स होता है 2 मार्क्स में इतना सा लिख के आ जाओगे, आई थिंक सफिशिएंट है ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो स्टैंडर्ड वाले पार्ट में भी आपको एनसीईआरटी का है जैसे कैसे क्वेश्चन उठ के आ गया ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन को पॉज करके आप लिख भी सकते हो उसको ना, और साथ के साथ देखिए मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ, साथ के साथ लिखोगे समझोगे तो आपको भी ज़्यादा बेनिफिट होगा, वरना ऐसे हवा में करते। देखो इसका जो आपको मैंने बताऊँ, इसको सॉल्यूशन कराने के पर्पज़ क्या है, इतना डिटेल में इतना एक्सप्लेन करने में से क्या है, आपकी पूरी बुक रिवाइज हो जाएगी। और ये जो आपके पास इस तरीके से मैं पीडीएफ से जो सॉल्यूशन सोल्व करा रहा हूँ, क्योंकि आपको क्या होता है जब सिलेबस हो जाता है ना, तो आपकी इच्छा होती है कि अपन जैसे कैसे पिछला पेपर किस तरीके से आता है बोर्ड एग्जाम में, किस तरीके से अपन को सोल्व करना है और किस तरीके से सॉल्यूशन लिखना है। ये मेरा पर्पज है यहाँ पे आपको डिटेल सॉल्यूशन और इस तरीके से एक्सप्लेन करने का। बाकी तो मैं जैसे पढ़ाता आ रहा हूँ, जिस तरह से ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ा रहा हूँ, वैसे कि वैसे मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ। वहाँ लिखने के मार्क्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आप टिक लगा के आ गए, OMR शीट भर के आ गए। सब्जेक्टिव पेपर है, साथ के साथ आप कॉन्सेप्ट भी समझते हुए चलो। क्वेश्चन नंबर 24 वापस से देखो, क्वेश्चन नंबर 24 तो एक तरीके से रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में जो बी वाला पार्ट है ना, जहाँ पे मीडियन की वैल्यू पूछी गई है, इसमें भी मीडियन की वैल्यू पूछी गई है। समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन BD। बिल्कुल ऐसा है डिक्टो क्वेश्चन। देखिए ये ट्राइंगल ABC, एक ही कोऑर्डिनेट है -2,4, B के कोऑर्डिनेट है 4,3 और C के कोऑर्डिनेट है 1,-6। आपको क्या फाइंड करना है, BD, मीडियन BD फाइंड करनी है आपको। तो अभी तो मैं आपको क्वेश्चन करवा के निपटा हूं ना। अभी तो मीडियन BD क्या होगा, जो BD होगा वो क्या करेगा, AC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये D पॉइंट 1:1 रेशियो में। तो D क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, AC का मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट निकाल लो। -2 + 1, -2 + 1 हो गया -1/2, और 4 ये हो गया आपका -2/2 यानी कि -1। ये मिड पॉइंट हो गया, तो BD की वैल्यू निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्या हो जाएगा, 4 - x1 - x2 कितना हो जाएगा, 4 + 1/2 का होल स्क्वायर, ये होगा। और 3 ऑलरेडी यहाँ माइनस है, आपको आता है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन यहाँ पर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आपको याद है 3 तो ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया 16। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करो। 4 × 2 = 8, 8 + 1 कितना हो गया, ये आना चाहिए आपको। कैसे करते हैं इसको सोल्व, 4 × 2 = 8, 8 + 1, 8 + 1 कितना होगा 9, 9/2, 9/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 81/4 प्लस 16। सोल्व कर लो इसको,
सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि आपको तो लास्ट डेस्टिनेशन तक जाना है। 16 4 जा 64 और 81 प्लस 64 अपॉन 4, तो ये कितना हो गया, देखो इसको, अंडर रूट में 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 6 हो गया 14, और ये √4, जो √4 की वैल्यू कितनी होगी 2, ये आंसर आ जाएगा, इतना यूनिट्स आंसर आ जाएगा, अंडर रूट 145 अपॉन 2, ये आंसर आ गया। दो मार्क्स का क्वेश्चन है तो सिंपली पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, अन्नी हो तो आपको बनानी आनी चाहिए, और बनाना तो आपको आता ही है, ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह मिल जाती है आपको ये। देखो क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें चॉइस है, ये वाला पार्ट इसका देखो, इसमें चॉइस दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री और सेक 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। वैल्यू निकालनी है आपको, बहुत सिंपल है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। sec 60 को 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो sec 60 उसका रेसिप्रोकल कर दो 2, प्लस tan 60 की वैल्यू आपको पता होती है tan 60, और tan 30 की वैल्यू तो आपको हमेशा ही पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में काम आता है। tan 60 की वैल्यू बताओ √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर में डायरेक्ट लिख देता हूँ, √3 का जो स्क्वायर होगा वो 3 होगा, √3 का स्क्वायर 3, तो देखो 2 2 जा 4, 4 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया 1, 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 4, तो इसका आंसर क्या होगा 4। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 25 का बी पार्ट देखिए। जहां तक बच्चों ने जो ए पार्टी किया होगा, बी पार्ट भी देखो सिंपल ही है। इफ 2 sin, देखिए, इफ 2 sin a प्लस बी इक्वल टू √3 cos a माइनस बी इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए एंड बी, तो आपको ये गिवन है और ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और आपको ये साथ के साथ ये भी दिया हुआ है ऑल्सो ए बी और ए प्लस बी, ए बी और ए प्लस बी की वैल्यू जो होगी वो 90 डिग्री के इक्वल या 90 से छोटी, या फिर इसके इस इंटरवल के बीच में होगी, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बराबर, या फिर इनके बीच में होगी ए बी ए प्लस बी की वैल्यू, इस तरह से ये बना। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, अपन तो इक्वेशन को सोल्व करते हैं। साइन ए प्लस बी, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आते क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो √3 अपॉन 2 साइन ए प्लस बी, √3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है साइन 60 की वैल्यू होती है। तो इस रिलेशन से क्या होगा, इस रिलेशन से ये होगा कि ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री, तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इक्वेशन बनेगी। और यहाँ पे देखिए cos a माइनस बी, और देखो 1 cos a माइनस बी, 1 किसकी वैल्यू होगी cos 0 की वैल्यू होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या होगा a माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ से क्या होगा a इक्वल टू बी, ये रिलेशन नंबर 2। तो फर्स्ट और सेकंड को यहाँ a की वैल्यू यहाँ पे b पुट कर देंगे, तो 2b इक्वल टू 60, यानी कि b की वैल्यू 30, तो a और b इक्वल है, तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड,
solving first and second we get a equal to b equal to 30 डिग्री। देखो मैं सॉल्यूशन इसी तरीके से लिख रहा हूँ, आपको वहाँ पे बोर्ड एग्जाम इसी तरीके से लिखना था, ये भी पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। रातें भी ये मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी तक न जाने कितनों के 100 आउट ऑफ 100 आ चुके हैं। क्लास 10th को इसी कोई बारी नहीं है कि 100 मार्क्स नहीं आए, बहुत भर के मार्क्स आते हैं, 100 आउट ऑफ 100 को बात है। IIT जैसा कोई कंपटीशन थोड़ी ना है कि 50% में सिलेक्शन हो गया, 60% आ गया सिलेक्शन हो गया, ऐसा कुछ 10th क्लास है। तो इस तरीके से ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया और सेक्शन सी को अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।